हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने एडवर्ब का अगला पार्ट। पहले हमने पढ़ा था एडवर्ब की, देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो पहले की वीडियो है उसमें जो है एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब के पार्ट्स, कुछ रूल्स, डिग्री ऑफ एडवर्ब, ये सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे पोजीशन की बात कर रहे हैं हम ना, तो वैसे ही हम बात करेंगे कि अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में कब होता है, मिडिल में कब होता है, लास्ट में कब होता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि वाक्य के आरंभ में एट द बिगिनिंग। अगर आपका जो है एडवर्ब जो है वाक्य के आरंभ में कब कब होगा, तो देखिए अगर कहीं भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव क्या होता है, सेंटेंस के आरंभ में होता है। अगर कहीं भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो क्या क्या करेंगे, हम इसको हमेशा सेंटेंस के आरंभ में इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, ठीक है, आप घर कब लौटेंगे, ठीक है, तुम घर कब लौटोगे, इस टाइप से। उसके बाद अगला कह रहा है कि सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग आरंभ में करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये पूरा वाक्य है हमारा, आई विल टेक ऑफ यू। ठीक है, अब इस पूरे वाक्य को कौन कर रहा है मॉडिफाई, ये कर रहा है श्योरली। ठीक है, तो जब श्योरली पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो भी एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही रखते हैं। ओके, उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इम्फेसिस के लिए एडवर्ब प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ को हमें क्या करना है, किसी पे हमें फोकस करना है, किसी चीज़ पे जोर देना है, तो क्या करना है कि उसके लिए भी एडवर्ब आरंभ में ही होता है। जैसे कि ऑफ सी गोज, वह चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑफ पे क्या करना है, फोकस करने के लिए हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, हियर कम्स द प्रिंस। ठीक है, प्रिंस आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये यहाँ क्या होगा, ये आरंभ में रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि मिडिल में कब रहेगा, तो जब दो वाक्यों के मध्य में, ठीक है, इन द मिडिल, मिडिल में कब रहेगा, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि ऑलवेज, नेवर, इवन, ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं बोलते, इसे ऑफन बोलते हैं। ठीक है, सेल्डम, समथिंग, और ठीक है, ये जो है, ये जो कुछ वाक्य, कुछ वर्ब हैं, वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और इनको मॉडिफाई करते हैं। ये कुछ हैं जो आपके एडवर्ब, ये देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या होते हैं, ये वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं और वर्ब को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे सी नेवर कम्स हियर, ठीक है, वह यहाँ कभी नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, ये वर्ब हुआ, तो वर्ब के पहले यहाँ पे आ गया नेवर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया ना नेवर, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना वर्ब को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि वाह यहाँ आती है, तो यहाँ पे क्या इसने बताया कि नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो ये किसे डिफाइन कर रहा है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ब के पहले आकर के वर्ब को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखिए ही वो आई सेल्डम गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी अपने वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ओके, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा कि मैं कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी होता है ना, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए अगला, अगला कह रहा है कि जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो तो एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, कोई सेंटेंस है हमारे पास, वहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की बोलते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब भी दिया है। दोनों वर्ब दिया है तो एडवर्ब का प्रयोग हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि ही, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रयोग हम बीच में करेंगे। ठीक है, ही विल नेवर कम हियर। ठीक है, वह जो है क्या, वह यहाँ कभी नहीं आती है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दिया है कि आई हैव सेल्डम गॉन देयर, तो यहाँ पे भी क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग हुआ, एडवर्ब का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो कह रहा है अगर मिडिल में हमें प्रयोग करना है, एक बार देख लीजिए फिर से, कह रहा है कि अगर मिडिल में हमें प्रयोग करना है तो हम कैसे करेंगे, या तो जो है कुछ एडवर्ब आपके फिक्स होते हैं, अगर ये एडवर्ब ये एडवर्ब आएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब की अपनी विशेषता बताएंगे, अपनी वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। या फिर क्या होगा, सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तो इन दोनों के बीच में यूज़ होगा। ठीक है, या एडवर्ब जो है दोनों के बीच में मिडिल में यूज़ होगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। तो रूल नंबर इसमें थर्ड कह रहा है कि अगर कहीं भी वर्ब और उसके साथ में टू बी का प्रयोग हुआ है, ये मेन वर्ब के रूप में हो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। अच्छा, अब देखिए टू बी क्या है। टू बी मतलब है कि वर्ब का जो बी फॉर्म है, जो बी हमने पढ़ा था ना, वर्ब का कहीं भी बी का फॉर्म लगा हुआ। बी का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर कहीं भी हो, ठीक है। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज एम आर होता है, वॉज वर होता है ना, वॉज वर और बीन और बीइंग, ये सारे बी के फॉर्म होते हैं। तो कह रहा है कि अगर कहीं भी बी का फॉर्म हो, वो या तो मेन वर्ब के रूप में हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, और उसके बाद क्या होगा, उसी के बाद जो है एडवर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी इज़ ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, ये बी का ही तो फॉर्म है ना, इज़ हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे बी का फॉर्म है। तो ये क्या है, बी का फॉर्म है, और ये किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसके बाद हम जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, एडवर्ब को लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए आई एम। अब एम क्या है, एम भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये भी बी का फॉर्म है। तो बी के फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, हम एडवर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ही इज ऑलवेज। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी वर्ब आ गया और एडवर्ब आ गया, किसके बाद आया, बी के फॉर्म के बाद आया। ओके, तो यहाँ पे ये रूल नंबर अपना थर्ड ये वाला ये कह रहा है कि मिडिल में अगर है तो इस टाइप से होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पे सी द फॉलो सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा है कि ही कम ऑफन एवरी संडे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि प्लेज ऑफन बिफोर कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम दिया हुआ है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है ना। तो उसमें कह रहा है कि प्लेस ऑफन, जो ऑफन है उसको हमें कहाँ लगाना है, कम के पहले लगाना है, क्योंकि वहाँ पे रूल क्या कह रहा था, अगर कहीं भी बी की फॉर्म है ना तो उसके बाद एडवर्ब लगता है। यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं है तो उसके पहले एडवर्ब लगेगा, ठीक है। यहाँ पे गोज है तो गोज के भी क्या, गोज के पहले क्या लगेगा, यूजुअली लगेगा, ठीक है। तो एडवर्ब जो मेन वर्ब होती है उसके पहले लगेगा, ठीक है। और अगर कहीं भी बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब के रूप में काम कर रही हो तो उसके बाद लगेगा, जैसे कि नेक्स्ट वाले में लगा है, देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि ही इज ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बी की फॉर्म है तो बी के बाद एडवर्ब लगता है। ओके, तो उसके बाद देखिए अगला है कि यूज़ ऑफ सम एडवर्ब। यहाँ पे कुछ एडवर्ब है, इनका यूज़ हम लोग जानते हैं कि इनका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले कह रहा है कि वेरी एंड मच का प्रयोग, उसमें अंतर और समानता देखिए कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वेरी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि वेरी गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री। वेरी वाइज, वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री। वेरी लकी, तो ये लकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये हमेशा जो वेरी होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है। उसके बाद है कि ऑनेस्ट का प्रयोग मच ऑन, ठीक है, वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे। उसके बाद है लेकिन मच का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे कि मच बेटर। तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ना, लास्ट में ई आर आया है इसके, हमने पढ़ा था ना कि ई आर आता है तो क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे कि मच वाइजर, मच लकियर, मच मोर ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मच का प्रयोग किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ओके, उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वेरी मच, अगर कहीं भी वेरी मच है प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो इसका प्रयोग इस टाइप से हम कर सकते हैं, वेरी मच बेटर, ठीक है, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी मच और उसके साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। ओके, अगर वेरी मच एक साथ में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है, ठीक है। इनका वेरी का अपना पॉजिटिव में और मच का कंपैरेटिव में होता है। ओके, वो अलग बात है। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों का प्रयोग किसमें, सुपरलेटिव में, दोनों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, और एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मतलब दोनों जो है इसमें दोनों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि द वेरी बेस्ट बॉय, अब देखिए यहाँ पे वेरी है, ये क्या है, बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वेरी बेस्ट बॉय। ओके ओके, तो ये देखिए ये हो गया। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं कि वेरी का प्रयोग
प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता है, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी डेयरिंग, वेरी जो है कॉन्ट्यूसिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरटेनिंग। ठीक है, तो इस टाइप से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले किसका प्रयोग होता है, वेरी का प्रयोग होता है। किंतु पास्ट पार्टिसिपल से पहले किसका प्रयोग होता है, मच का प्रयोग होता है, जैसे मच सरप्राइज्ड, मच ग्रीव्ड, मच एडमायर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। ओके, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे है कि वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल्स के पहले नहीं होता है, किंतु निम्नलिखित में पास्ट पार्टिसिपल के से पहले वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे होता भी है। जैसे कि ये देखिए, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कॉन्टेंट, वेरी डिसकॉन्टेक्ट। ठीक है, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। ठीक है, तो इस टाइप से है कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग होता भी है। कुछ जो है एक्सेप्शंस भी होते हैं ना। अब देखिए क्वाइट का अर्थ, क्वाइट का हम लोग देखते हैं, क्वाइट का होता है, क्वाइट का अर्थ है परफेक्टली, ठीक है, या फिर कंप्लीटली, पूर्णतः या फिर पूर्ण रूपेण। ठीक है, और इसका प्रयोग वेरी की जगह पर नहीं होता है। अगर कहीं वेरी लगा है तो वहाँ पे क्वाइट का प्रयोग हम लोग नहीं, मतलब वहाँ पे नहीं करेंगे, या फिर जहाँ पे हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि सी इज़ क्वाइट लवली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे यू आर क्वाइट हैंडसम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वाइट लवली या क्वाइट हैंडसम नहीं होता है, वेरी लवली वेरी हैंडसम होता है ना। तो इनका शुद्ध रूप कैसे बनेगा, शी इज़ वेरी लवली, शी इज़ वेरी हैंडसम। ठीक है, इस टाइप से होगा, क्योंकि जहाँ पे वेरी का प्रयोग करना है वहाँ पे हम क्वाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, अगला कह रहा है कि फेयरली एंड रैदर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड, इस टाइप से। ठीक है, किंतु रैदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ होता है। ठीक है, जैसे कि रैदर बैड, ठीक है, रैदर डिफिकल्ट एंड रैदर रॉस, रैदर हॉटर। ठीक है, तो ये रैदर का प्रयोग कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि फेयरली टू, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि रैदर के बाद टू का प्रयोग होता है। ये हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, प्रोनाउन में भी पढ़ा था ना कि जो फेयरली, प्रोनाउन में वर्ब में पढ़ा था कि जो फेयरली वो रैदर होता है उसके बाद हम देन की जगह पे टू लगाते हैं। ठीक है, और जो फेयरली होता है उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेयरली टू गुड कहना गलत होगा, बल्कि रैदर टू गुड कहना एकदम सही होगा। ओके, उसके बाद है फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, इस टाइप से। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे आगे कह रहा है कि रैदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, जैसे कि रैदर विग्ड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रबलसम, रैदर डल, इन सब का प्रयोग होता है। किंतु रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रिटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का जैसे इन सब का प्रयोग जो है करते हैं, और उसके साथ साथ में इन सब का भी प्रयोग करते हैं, रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, मतलब इन सब का भी करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए टू का अर्थ होता है आल्सो। ठीक है, आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू का मतलब क्या हो जाता है, आल्सो, मतलब भी। ठीक है, जैसे कि मुझे भी चाय पे इनवाइट किया था, इस टाइप से। उसके बाद देखिए टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, आवश्यकता से अधिक, तो यहाँ पे इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे कि टू बैड, ठीक है, टू नॉटी, टू विग्ड, ठीक है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा शैतान। ठीक है, टू फैट, आवश्यकता से ज़्यादा मोटा। ठीक है, टू डल, इस टाइप से। ठीक है, अतः टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी कहना जो है आदि कहना जो है गलत है। ठीक है, इन सब के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, टू का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ है कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है कि हम आपसे मिलकर इतना खुश हैं जितना किसी से नहीं, तो ऐसा नहीं होगा ना। मतलब
चलो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसमें इसमें जैसा कह रहा है कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है जितना नहीं होना चाहिए उतना मैं खुश हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ में क्या होगा, टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे कि आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टू, और टू पर आधारित वाक्यों में टू का जो है टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो टू के बाद लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, प्लीजेंट एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही इज टू इंटेलिजेंट, ठीक है, टू बी चीटेड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो टू के बाद वाला जो प्रेजेंट एडवर्ब है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले सेंटेंस का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि टू का एडजेक्टिव के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ही इज़ टू टॉल, ठीक है, वह उतना लंबा है जितना नहीं होना चाहिए। शी इज़ टू स्लिम, ठीक है, इट इज़ टू कोल्ड, ठीक है। उसके बाद वेरी का एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कैसे होगा कि ही इज़ वेरी टॉल, और बहुत लंबा है। शी इज़ वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली। इट इज़ वेरी कोल्ड, वह जो है बहुत ठंड है, ठीक है। तो इसका अगर हम एडजेक्टिव के साथ वेरी का प्रयोग करेंगे तो इस टाइप से इसका अर्थ निकलेगा, और अगर टू का प्रयोग करेंगे तो इस टाइप से इसका अर्थ निकलेगा, ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सो का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता, ठीक है। सो के बाद दैट का एवं टू के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आई एम सो हैप्पी, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा कि सो के बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सो और उसके बाद क्या लगा, दैट लगेगा अगर सेंटेंस में आगे कुछ होगा, ठीक है। जैसे टू होगा उसके बाद सेंटेंस में अगर आगे कुछ है तो टू लगाएंगे हम, ठीक है। टू के साथ टू का, सो के साथ दैट का प्रयोग करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि इनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। इनफ एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। जब इनफ एडवर्ब का कार्य करता है तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है, ठीक है, जिसके लिए वह प्रयुक्त हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग उस नाउन से पहले करते हैं जिसके लिए वो प्रयुक्त हो रहा होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग नाउन से पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है, क्या, इनफ। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए इसका नाउन के पहले प्रयोग करते हैं इनफ का, और उसके बाद जो जिस एडजेक्टिव के लिए प्रयुक्त हो रहा है उसके तुरंत बाद लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शी इज़ वाइज इनफ, ठीक है, टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, तो देखिए यहाँ पे किसके बाद आया, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नाउन के पहले आएगा ना, नाउन के पहले आएगा, तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया ना, तो इन्फिनिटिव नाउन का ही काम करता है ना, तो उसके पहले लगा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ही हैज़ इनफ मनी, तो यहाँ पे मनी क्या है, ये भी तो नाउन है ना, तो नाउन के पहले किसका प्रयोग किया गया है, इनफ का प्रयोग किया गया। तो उसमें कह रहा है कि नाउन के पहले इसका हम प्रयोग करेंगे इनफ का, ओके। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ फास्टर इनफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नहीं करते ना, फास्टर। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए सेकंड वाला इसमें कि ही इज़ द ब्रेवेस्ट इनफ टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जो बी वाला इसमें कह रहा है कि वाक्य जो ए है उसमें जो पार्ट बी उसमें फास्टर के बदले फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कहा कि इनफ का प्रयोग किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, बल्कि फास्टर हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और सेकेंड का जो पार्ट ए है उसमें ब्रेवटेस्ट की जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे ब्रेव लगा देंगे, क्योंकि इसका प्रयोग ये क्या कह रहा था, ये नहीं कह रहा था कि कंपैरेटिव नहीं लगाते, ये कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ब्रेव लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एट का, तो देखिए एट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एट का प्रयोग अब तक के लिए होता है। अगर कहीं भी बोलना होता है कि हाँ अब तक, तो उसके लिए हम एट लगाते हैं, ठीक है। और उसके साथ में बोलने के समय तक के लिए होता है इसका प्रयोग, एट का प्रयोग, ठीक है। अप टू द मोमेंट या फिर टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका जो है
इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है, और ना कि पास्ट टेंस में। ओके, जो इसका प्रयोग है ये प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव वाक्यों में होता है, ना कि पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि क्या सही हो जाएगा कि द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यट का प्रयोग किस में होता है, यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट है ना, और ये जो डिड वाला है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि डिडेंट द पोस्ट मैन कम यट, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा, ठीक है। हैजेंट द पोस्ट मैन कम यट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट कौन सा चाहिए, इसको परफेक्ट चाहिए, वो भी उसका निगेटिव चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है कि और कुछ यहाँ पे रूल दिए गए हैं, इसके बारे में कुछ एडवर्ब के रूल हैं वो देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर जो हम लोग कल के सेशन में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 कह रहा है कि एल्स के बाद बट का प्रयोग करें, ठीक है। रैदर, अदर और अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग करें, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई वुड रैदर डाई देन बेग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रैदर लगा हुआ है ना, तो रैदर के बाद क्या कह रहा है, देन का प्रयोग करें, तो यहाँ पे देन लगा है, तो ये क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद तो देन लगा हुआ है ना हमारा। उसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इट इज़ नथिंग एल्स देन, अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि एल्स के बाद तो बट का प्रयोग हमें करना है, देन तो नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, देन को रिमूव करके देन की जगह पे क्या लगा देंगे, बट लगा देंगे। ओके, आगे है राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राहुल जो है, राहुल के पास अल्टरनेटिव मतलब होता है कि विकल्प, ठीक है। यहाँ पे है कि बट, अब देखिए क्या है, राहुल यहाँ पे अदर है, तो अदर के साथ में क्या लगेगा, बट लगेगा, नहीं लगेगा, इसके साथ में क्या लगेगा, बट की जगह पे देन लगेगा, ठीक है। देन टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है कि राहुल के पास कड़ी मेहनत करने के सिवा और कोई क्या है, विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। यहाँ पे होता है हो जाएगा कि इट इज़ नथिंग एल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट हो जाएगा, बट शीर फुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह सरासर मुख्य मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप से इसका अर्थ निकल जाएगा। अगला है कि रोहित हैज़ नो वन एल्स, अब देखिए एल्स आया, तो एल्स के साथ में हमें क्या चाहिए बताइए, एल्स के साथ में बट चाहिए, टू टॉक टू। अब देखिए ये वाला एक्सेप्ट हमने जो शॉर्ट वीडियोस है ना, उसमें जब हमने होमोफोन्स करा है तो उसमें पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, अलावा। लेकिन इसके जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके जगह पे एल्स के साथ में बट लगता है, तो यहाँ पे बट लगाएंगे, ठीक है। बट हिज वाइफ, मतलब अर्थ वही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे है कि एरर क्या है, हमें इस टाइप से देखना है, रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि रोहित के पास अपनी पत्नी के अलावा बात करने को और कोई नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता तभी भी अर्थ वही निकलता है, लेकिन वो ग्रामेटिकल एरर हो जाता। ओके, अगला है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में है कि एडवर्ब सेल्डम, नाउ वेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्क्रैली, नीदर, बेयरली और रेयरली, इन सब का अर्थ हमेशा नकारात्मक में होता है, इनका प्रयोग दूसरे नकारात्मक के साथ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब हमेशा पहले से निगेटिव होते हैं, और इसके साथ में बाद में नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। नॉट या नो या फिर नेवर, नेवर तो पहले से ही दिया है, तो ये सारे नहीं लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे है कि आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब ये नोबडी क्या है, नोबडी भी तो निगेटिव है ना, तो नोबडी की जगह पे हम क्या करेंगे, नोबडी की जगह पे हम लोग इसको रिमूव करके यहाँ पे हम एनीबडी लगाएंगे, ठीक है। अगला है कि सी हार्डली नो नथिंग अबाउट मी। अब नथिंग क्या है, ये भी तो क्या है, निगेटिव है, तो नथिंग की जगह पे हमने क्या लगाया, एनीथिंग लगाया। उसके बाद है आई हार्डली नोन समबडी इन द सिटी, तो समबडी भी निगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इसमें समबडी की जगह हम लगाएंगे एनीबडी, ठीक है।
ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एनीबॉडी लगा देंगे। तो देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि हाँ ये जो वर्ड है नेगेटिव का सेंस देते हैं, इनके साथ में कोई और नॉट नहीं लगाएंगे इस टाइप से, रेदर के साथ क्या लगाना है, तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 में कह रहा है कि नेगेटिव शब्द जैसे नॉट व नेवर, डैनी और फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू और बोथ के साथ ना करें। ठीक है, इनके सबके साथ क्या नहीं करना, हमें नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये डैनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले से होता है अस्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या होगा, इसके साथ में जो नॉट लगा है वो हम हटा देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए उसने इस बात से इनकार किया कि क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसने कुछ भी गलत किया है। ठीक है, तो इनकार किया, तो इनकार करना तो पहले से ही है ना, डैनी का मतलब इनकार करना होता है, तो हम एक और नॉट क्यों लगाएंगे ना। उसके बाद देखिए बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग अदर देयर। अच्छा, ये हमने नाउन में भी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, जहाँ नेगेटिव का सेंस होगा वहाँ पे बोथ की जगह पे हम क्या लगाएंगे, नीदर लगाएंगे। नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। ठीक है, उसके बाद है अनलेस ही विल नॉट। आप देखो जहाँ पे अनलेस लगेगा ना, वहाँ पे उसमें नॉट नहीं लगेगा, बाद वाले में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस ही कम। ठीक है, आई विल नॉट गो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब तक कि वह नहीं आएगा तब तक कि मैं भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जा सकता है, जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट और वीव और नो, इन सब के साथ इसका एज का प्रयोग करते हैं। किसका, एज के साथ। ये लगे हैं तो हमें एज लगाना है। और किसके साथ एज का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे नेम है, अलर्ट है, थिंग है, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इन सब के साथ एज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते करते सारे आ ही जाएंगे। उसके बाद देखिए आई रिगार्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिगार्ड के बाद कह रहा है कि एज का प्रयोग करिए, तो हमने ही हटाया, इसकी जगह पे एज लगा दिया। एज माई ब्रदर, मैं उसे अपने भाई जैसा मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है कि बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड द स्टडी एज द ऑर्गेनिज्म। डिफाइंड के बाद क्या कह रहा है कि डिफाइंड के साथ हमें एज चाहिए, तो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजी है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जीव जंतुओं के अध्ययन के रूप में इसे हम वो करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि सी इज़ कॉन्सिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आ गया कॉन्सिडर तो इसमें था, जिसके साथ में हमें क्या चाहिए, एज नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि हमें एज नहीं चाहिए, तो कॉन्सिडर के साथ में हम क्या करेंगे, एज को हम हटा देंगे, कॉन्सिडर के साथ में एज नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला भी कॉल के साथ में एज नहीं लगेगा, अपॉइंट के साथ भी एज नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद थिंग्स, तो थिंग्स किस में होता है, इसी में होता है, तो इसके साथ भी एज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे। उसके बाद रूल नंबर 5 कह रहा है कि वाक्य में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करें। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एडवर्ब चाहिए हमें, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए एंड फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इस स्ट्रक्चर के रूप में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेल्डम ही कम टू दिल्ली। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें एडवर्ब तो पहले है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास पहले सब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। ठीक है, वैसे इसमें हो जाएगा नेवर शैल गो आई गो देयर। ठीक है, क्योंकि पहले क्या चाहिए, एडवर्ब हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाएगा नो सूनर। ये नो सूनर क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, और फिर क्या हो गया, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस टाइप से कह रहा है कि हमें स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हो गया, इसमें सारे ऐसे ही हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि टू एंड एज वेल का प्रयोग बिसाइड, इन एडिशन टू, आल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, आल्सो का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं किया जाता है। ठीक है, आल्सो का प्रयोग वाक्य के लास्ट में नहीं किया जाता, ये लास्ट में हमने आल्सो का प्रयोग कर दिया। ठीक है,
और किसका किसका किया जाता है, टू, एज वेल, बिसाइड और एडिशन, और इन सब का जो है प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या फिर एज वेल, इसमें जो भी, इसमें जो है ये दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद रूल नंबर 7 कह रहा है कि सेल्डम और नेवर और सेल्डम, इफ़ इवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ़ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, परंतु सेल्डम के साथ इवर नहीं लगता है, सेल्डम और इवर नहीं होता है, सेल्डम और नेवर होता है, ठीक है, और लिटिल और एनीथिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर ये कहीं लगे वाक्य में तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी, ठीक है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, सेल्डम और नेवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह कभी शायद वह कभी कोई मूवी देखने नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेवर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अब लास्ट रूल है यहाँ पे, रूल नंबर 8, ये कह रहा है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड और लुक, कहीं पे ये चीज़ें दी गई हैं तो हम 5 इंद्रियों से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद एडवर्ब का नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने बोला आई लुक ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंसेशन आया ना, क्योंकि लुक मतलब देखना, हम आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ में एडजेक्टिव लग जाएगा। अब आई वर्क, तो वर्क क्या है, वर्क सेंसेशन नहीं है, ठीक है, वो हम हाथों से काम करते हैं ना, तो हाथ क्या है, हाथ हमारी इंद्री नहीं है, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, इसके साथ में एडवर्ब लगेगा, और जो सेंसेशन होगा उसके साथ में एडजेक्टिव लगेगा, तो ये हो गया ऑनेस्टली। उसके साथ में आई फेल्ट, ठीक है, फेल्ट फील करना, महसूस करना, ये भी सेंसेशन हो गया, तो इसके साथ में भी एडजेक्टिव हो जाएगा बैड, ठीक है। आई सिंग बैडली, ठीक है, मुंह से गा रहे हैं, मुंह क्या है, मुंह तो ऑर्गन नहीं है, मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन में से नहीं गिना जाता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैडली, यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य वर्ब के साथ में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि बी, बिकम, टर्न और गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव, इनके साथ में किसका प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं होता है, बल्कि किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि ही गॉट एंग्री, एडजेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 9, ये कह रहा है कि मैनली, मास्टरली और स्लोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली और सिकली और वीकली, मंथली, ये एडजेक्टिव हैं, ना कि ये एडवर्ब। इनके लास्ट में एलवाई लगा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, सारे ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं, इसमें एलवाई लगा है, इसलिए आप इन्हें एडवर्ब मानने की भूल कभी भी ना करें, क्योंकि इनका एडवर्ब क्या होता है, मैनर करके बनाते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे है ही बिहेव्ड फ्रेंडली, तो हमें क्या चाहिए, बिहेव्ड क्या है, ये वर्ब है हमारा, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, बल्कि ये क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, अ फ्रेंडली मैनर, ये किसका, फ्रेंडली का एडवर्ब हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है हमारी पूरी वर्ब जो एडवर्ब की क्लास है वो पूरी तरह से मतलब पूरी हो गई है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई क्लास। अब देखिए कल के वीडियो में हम लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे सॉल्व करने वाले हैं। आशा है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। चलिए, तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।